Hello everyone. Welcome to the next session of लॉजिकल रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे। थोड़ा ब्लर दिखा है, एक मिनट जरा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम LR लॉजिकल रीजनिंग for the exams like CAT, ZAT, NMAT, SNAP, CMAT, MBA, CT, SRCC, GBO, X, GMT and etc. Even for MAT, ATMA. तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? We will be discussing the basic concepts of this particular topic. Basic concepts of this particular topic. We will be discussing the level 1 and level 2 questions or level 1 questions for the exams like OMAT exams, which are other management entrance tests like NMAT, SNAP, CMAT, MBA, CT. And we will be through this session we will be building a strong foundation for the CAT exam. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि these are the topics which we will be focusing first. So we have completed linear arrangement in our previous video. जो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. So in today's session we will be completing circular arrangement. Gradually हम लोग धीरे धीरे जो कैट के लिए टॉपिक्स है वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे. सो अगर आपको ओमेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है देन दिस इज अ बेस्ट वीडियो सीरीज फॉर यू. अगर आपको कैट के लिए बेसिक से प्रिपेयर करना है देन ऑल्सो दिस इज अ बेस्ट वीडियो सीरीज फॉर यू. लेकिन कैट के लिए इसके बाद का भी जो वीडियो सीरीज रहेगा जिसमें मैं ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैट डिस्कस करने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो छोटा सा रिक्वेस्ट है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस अच्छा लगा, कंप्लीट पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, जो क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा वो अगर समझ में आते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आते रहेगा. सर्क्यूलर अरेंजमेंट. जैसे हमने लीनियर अरेंजमेंट में एक नोट्स वाला स्लाइड बनाया था वैसे ही सर्कुलर अरेंजमेंट भी ये स्लाइड में पूरे टॉपिक से रिलेटेड नोट्स रहेंगे. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल स्टे ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड फॉर फ्यू सेकेंड्स सो दैट पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये स्लाइड में क्लियर हो जाए. यू कैन क्लिक अ वीडियो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड कीप इट विद योर फॉर योर रेफरेंस. सो सर्कुलर अरेंजमेंट में होता क्या है कि सर्कुलर अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनी क्लोज्ड अरेंजमेंट. ओके, भले ही हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के लिए डिफरेंशिएशन रखेंगे लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड अरेंजमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ सर्कुलर अरेंजमेंट. सो लीनियर अरेंजमेंट में एंड सर्कुलर अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या होता है? पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि देयर इज नो left or right end in the circular arrangement. There is no left or right end in the circular arrangement. जैसे linear arrangement में हम लोग क्या सॉल्व करते थे कि if everybody is facing north, this is left and this is right end of the arrangement. Correct? This is left and this is right end of the arrangement. तो लेफ्ट पोजीशन से आपका लेफ्ट एंड से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ पोजीशन आप नंबर दे सकते थे उसको. सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल बैठेगा उसके रेफरेंस से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो पोजीशंस को नंबर दे सकते हो. लेकिन जब तक आपके सर्कुलर टेबल पे फर्स्ट इंडिविजुअल नहीं बैठेगा तब तक आपका पूरा अरेंजमेंट सिमिलर ही दिखाई देगा. या तो फिर सर्कुलर अरेंजमेंट को आपने कहीं पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो लोग बैठने के बाद, चाहे वो 4 लोग रहे, 6 लोग रहे, 8 लोग रहे, इंडिविजुअल्स ने पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के बाद
कोई भी रोटेटेड सर्कुलर अरेंजमेंट आपको सेम ही दिखेगा। जैसे ध्यान देना इधर, ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज अनदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सेम 4 individuals are sitting in this on this chair in this order A B C D and same 4 individuals are sitting। ये 17 तारीख को सपोज करो, 15 अगस्त को सपोज करो ये पार्टी करने गए थे इंडिपेंडेंस डे का, 26 जनवरी को फिर से रिपब्लिक डे का पार्टी करने गए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने गए, तो उनका यहां पे आएगा A B C D। सो बोथ द अरेंजमेंट्स आर सिमिलर। अगर मैंने इसको थोड़ा रोटेट कर दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो दोनों अरेंजमेंट्स आपको सेम ही दिखाई देगी। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में या फिर क्लोज अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या सीक्वेंस में आप लोग बैठे हो वो ज्यादा मैटर करता है। क्लियर? सो यहां पे सबसे ज्यादा मैटर करेगा मेरे लिए फेसिंग। यहां पे 2 टाइप के फेसिंग होते हैं, इधर फेसिंग द सेंटर, जिसको हम लोग इनवर्ड फेसिंग भी बोलते हैं, और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जिसको हम लोग आउटवर्ड फेसिंग भी बोलते हैं। करेक्ट? इधर फेसिंग द सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी यहां पे आपका लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दीज इंडिविजुअल्स लेट अस से 1 जनवरी को गए थे, तो ये लोग सर्कल के सेंटर पे फेस कर रहे हैं, दैट इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर टेबल। जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते एक दूसरे के साथ बात करते हुए, तो यहां पे जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, सो आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ ए एंड मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ बी। अगर एक वेटर आपको सर्व कर रहे हैं टेबल पे, देन वो लोग अगर वेटर आपके लेफ्ट हैंड से मूव करेंगे तो दूसरे इंडिविजुअल के राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे, एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो राइट हैंड से दूर जाएंगे और लेफ्ट हैंड के पास में आएंगे। लेकिन वही अगर आप आउटसाइड फेस कर रहे हो या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हो, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप राइट हैंड से दूर जाके लेफ्ट हैंड के पास में जाओगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विल मूव अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड मूव क्लोजर टुवर्ड्स द राइट हैंड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीज ध्यान में रखो, व्हेन यू आर फेसिंग द सेंटर एंड मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अगेन मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। क्लियर? सो व्हेन यू आर फेसिंग द सेंटर एंड मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट जाओगे और यहां पे राइट टू लेफ्ट जाओगे। सिंपल है। इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा व्हेन यू विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? 4th पॉइंट है कि जब तक फर्स्ट इंडिविजुअल पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करता है, व्हेन फर्स्ट इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज द सीट, when first individual occupies the seat, you can name or identify other seats with reference to the first seat. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे 1 जनवरी को 4 लोगों में से एक भी इंडिविजुअल टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही ए ने फर्स्ट सीट ऑक्यूपाई किया, तो फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए इज बी एंड फर्स्ट टू द राइट ऑफ ए इज डी। क्लियर? तो अभी मुझे रेफरेंस पॉइंट मिला कि फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए इज बी एंड फर्स्ट टू द राइट ऑफ ए इज डी।
तो ये रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपके सर्कुलर या क्लोज अरेंजमेंट में प्लेसमेंट्स होते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग कैसे करते थे कि फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सो ऑन, करेक्ट? या फिर फर्स्ट फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड एंड सो ऑन। सर्कुलर अरेंजमेंट में जब तक आप फर्स्ट इंडिविजुअल को प्लेस नहीं करते हो तब तक आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है। एंड वंस यू प्लेस समवन ऑन द फर्स्ट चेयर, उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड टुवर्ड्स राइट, इसके हिसाब से आपको आपका प्लेसमेंट या फिर रेफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर? सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। लेकिन जैसे मैंने लीनियर अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया कि आपको पॉइंटर सिस्टम में लिख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसका बेनिफिट भी मैंने आपको बताया था कि आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, आपको फिर से वो स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहां पे ध्यान देना कि व्हेन एवरीबडी इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ईदर टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे दो तरीकों से हम लोग पॉइंटर सिस्टम लिख सकते हैं। पॉइंटर सिस्टम में तो लीनियर अरेंजमेंट में ही लिखना पड़ता है फटाफट। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख सॉल्व करके समझेगा आपको। सो यहाँ पे बस एक पॉइंटर सिस्टम के लिए नोट्स लिख के रखो। व्हेन यू आर राइटिंग द पॉइंट्स, फेसिंग द सेंटर is assumed to be facing north and facing away from the center is assumed to be facing south। आपको अगर इसका उल्टा अज्यूम करना है आप करो। स्टैंडर्ड अजम्पशन ये मैं लेता हूं मेरी क्लासेस में, इसके साथ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन सी फर्स्ट सेट ऑन योर स्क्रीन। आई वुड रिकमेंड प्लीज पॉज दिस वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस सेट ऑन योर ओन एंड देन लुक फॉर द सोल्यूशन। चलो देखें। सो यहां पे उसने बोला है कि PQRST UV and W, PQRST UVW 8 individuals sitting around a table circle and facing the center। तो जैसे ही मुझे पहले पता चला कि देयर आर 8 individuals sitting around a table, तो मैं क्या करूंगा कि 8 चेयर्स उसको अरेंज करके दे दूंगा। एंड बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग द सेंटर, तो सबका एरो हेड क्या आएगा, सेंटर की तरफ फेस करेगा, करेक्ट? सबका एरो हेड जो है वो सेंटर की तरफ फेस करेगा। नाउ P is second to the right of T, who is the neighbor of R and V। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे बोलता है कि wherever T is sitting, now T is facing the center, that's why I am assuming everyone is facing north। पॉइंट लिखते टाइम, ठीक है? या फिर आप ये पॉइंट्स सर्कुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। हम लोग दोनों फॉर्मेट में लिख के स्पेस कंस्ट्रेंट अगर रहेगा तो कौन सा बेटर है ये डिसाइड करें। सो P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो T जहां पे बैठा है उसके फर्स्ट एंड सेकेंड टू द राइट इज P। एट T कॉमा O इज द नेबर ऑफ R एंड V। ये T खुद नेबर ऑफ R एंड V और V एंड R। अभी T के लेफ्ट में R तो राइट में V, लेफ्ट में V तो राइट में R। सिंपल एज दैट, करेक्ट? S is not the neighbor of P। ओके, सेकेंड पॉइंट उसने बोला है कि जहां पे भी आपका P is sitting, उसका neither to the left nor to the right is S sitting। थर्ड पॉइंट is V is the neighbor of U। ओके, सो wherever U is sitting, उसका एक नेबर तो V जरूर है। एंड फोर्थ पॉइंट is Q is not between S and W। Q is not between S and W in any order। ओके, neither SW nor WS। एंड सेम पॉइंट में बोला है कि W is also not between U and S। तो इसको हम लोग फिफ्थ में लिखते हैं कि W is also not between U and S और U and S, राइट? ये हो गए मेरे 5 पॉइंट्स। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या था, जैसे मैंने लीनियर अरेंजमेंट में भी बोला था कि अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए तो कीप वॉचिंग और प्लीज वॉच द वीडियो ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। उसके बाद ही सर्कुलर पे आओ तो रेफरल पॉइंट्स आपको क्लियरली मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बताया था मैंने कि मेरे पास 8 चेयर से मैं वो अरेंजमेंट के साथ स्टार्ट करूंगा या फिर वो पॉइंट के साथ या फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट के साथ स्टार्ट करूंगा
जो मुझे 8 में से ज्यादा चेयर्स ऑक्यूपाई करने में हेल्प करे, चाहे वो 2 चेयर्स रहे, चाहे वो 3 रहे, 4 रहे या फिर 5 रहे. So here I can see first point as a good starting point. जहां पे उसने अच्छा अरे सॉरी एक पॉइंट आपको बताना रह गया कि ये जो लीनियर फॉर्मेट में हमने पॉइंट्स लिखे, क्या हम लोग इसको सर्कुलर फॉर्मेट में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई करते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट में उसने बोला था कि P is second to the right of T. Now I will assume कि T is sitting at the top, तो उसका second to the right will be first and second. So this is P and T is the neighbor of R and V. R and V और R and V, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. क्लियर? दोनों में से कोई भी एफिशिएंट तरीका हो सकता है. जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो टूल आपने यूज करना है. मेरा काम है, मेरे पास ये टूल्स है या फिर ये सारे टूल्स है जो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो. आप कभी स्पैनर लगाओ, आप कभी स्पैनर लगाओ, कभी स्क्रू ड्राइवर लगाओ. आपका काम है नट बोल्ट खोलना. करेक्ट? वो अल्टीमेट गोल अचीव होना चाहिए, राइट? तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है कि S इज नॉट द नेबर ऑफ P. तो ये सर्कल को अगर मैं ऐसे कंप्लीट करते जाऊं तो एक नेबर तो P का R या V है, तो दूसरा नेबर S नहीं है, ये उसने बोला है. करेक्ट? तो मैं इसको ही ऐसे कंप्लीट करते जाऊं तो शायद मुझे ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका लग सकता है. देखते. थर्ड पॉइंट सेज V इज द नेबर ऑफ U. तो अगर V मैं यहां पे रखूं तो V इज द नेबर ऑफ T एंड P. हाउ कैन V बी द नेबर ऑफ U? इसी का मतलब कि V यहां पे नहीं है. तो V अगर यहां पे तो V इज द नेबर ऑफ U. करेक्ट? अभी कौन कौन गए? P गॉन, R गॉन, S बचा है, TU V गॉन, TU V गॉन. सो Q R एंड W बचे, W लोग बचे हैं. इनके लिए 3 पोजीशन है, उसमें से एक पोजीशन पे S नहीं आने वाला है. तो S के लिए मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटीज है. S एक तो यहां पे आएगा या तो फिर यहां पे रहेगा. करेक्ट? हम लोग 2 डिफरेंट कलर्स में लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इधर हियर और हियर. तो पहला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में उसने बोला है कि Q इज नॉट बिटवीन S एंड W. Q इज नॉट बिटवीन S एंड W. मतलब ब्लू कलर में अगर S आपका वहां पे जाने वाला है, S अगर यहां पे जाने वाला है, तो ये Q एंड यहां पे W ये नहीं है. Q should not fall between S and W in any order. तो अगर S ब्लू कलर में U का नेबर आता है तो यहां पे W आएगा एंड यहां पे Q आएगा. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट्स. करेक्ट? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केसेस. एंड सेकेंड केस उसने बोला है कि Q इज नॉट बिटवीन W एंड S. तो इस तरीके से मेरा Q इधर एंड W इधर, ये भी तो चलेगा. Q इज नॉट बिटवीन W एंड S, ये भी तो चलेगा. लेकिन फिफ्थ पॉइंट उसने बोला है कि S W इज ऑल्सो नॉट बिटवीन U एंड S. तो ये ब्लू कलर में, येलो कलर में जो आपने लिखा है वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बिकॉज W इज फॉलिंग बिटवीन S एंड U और U एंड S. तो उसको अगर मैं इरेज करके इन दोनों का पोजीशंस स्विच कर दूं, यहां पे अगर Q लिखूं और यहां पे W लिखूं, तो मेरे दोनों पॉइंट्स ब्लू एंड येलो कलर में सेटिस्फाई होके मुझे 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स मिलती है. सो अगर ये छोटा क्वेश्चन, कम पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको स्नैप, एनमैट, एमबीए सीईटी या फिर सीमैट जैसे एग्जाम्स में आता है, जहां पे सीमैट छोड़ के मैट, एसआरसीसी, जीबीओ, एचजीएमटी अगर मैं जोड़ दूं तो सभी स्पीड बेस्ड एग्जाम्स होती है. इवन फॉर दैट सेक एमसीए सीईटी में भी अगर ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप ये टाइप का अरेंजमेंट अज्यूम करके स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन जहां पे थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, वहां पे ये टाइप का अरेंजमेंट शायद चले ना चले.
हम लोग सब आज एक्सप्लोर करने के मूड में है, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, उसमें से जो बेस्ट तरीका रहेगा वो आपको उठाना है। क्लियर? सो ओपन बुक टेस्ट है अभी, ये क्वेश्चंस ओपन बुक है मेरे पास, क्विकली सॉल्व करो। विच इज द इमीडिएट राइट टू वी? वी इज फेसिंग द सेंटर, तो उसका इमीडिएट राइट कौन है? टी, करेक्ट। Who is second to the right of R? R facing the center. Who is second to the right of R? Either W or Q. Either W or Q. Correct? दोनों पॉसिबिलिटीज आपने अगर अज्यूम नहीं करी रहती तो आपका ये आंसर गलत आएगा, बिकॉज 50% करेक्ट इज नॉट 100% करेक्ट। एग्जाम्स में आपको 100% करेक्ट आंसर देना पड़ेगा, राइट? थर्ड, if Q is the neighbor of P. Now, if Q is the neighbor of P, that means question number 3 is specifically referring to this blue colored arrangement. P, R, T, V, U. ये तो दोनों अरेंजमेंट में कांस्टेंट है, सिर्फ मुझे डिफरेंस मिल रहा है ब्लू कलर के 3 पोजीशंस और येलो कलर के 3 पोजीशंस। अभी क्वेश्चन नंबर 3 is specifically referring to the blue colored arrangement, which asks who is इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S. सो अगर S यहां पे बैठा हुआ है ब्लू कलर में फेसिंग द सेंटर, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है? W. करेक्ट? उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है? W. एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ W इज नेबर ऑफ S. अभी W इज नेबर ऑफ S इन ब्लू एज वेल एज येलो कलर, करेक्ट? W इज नेबर ऑफ S इन ब्लू एज वेल एज येलो कलर. So who sits opposite T? तो येलो कलर में S sits opposite T एंड ब्लू कलर में W sits opposite T, बिकॉज T का पोजीशन अगर यहाँ पे फिक्स्ड है तो T के अपोजिट में कौन बैठा है? Either S और W. Either S और W. That's why ये 2 क्वेश्चंस 4 में से ऐसे हैं जहां पे अगर आपने एक ही पॉसिबिलिटी अज्यूम किया तो आप एग्जाम हॉल के बाहर कितना भी कॉन्फिडेंटली आओ, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपने गलत. Clear? So you need to be very sure about all the possible cases you guys are assuming. Clear? I hope I am being very clear over here. Let us try to solve set number 2. So this is some set जिसके ऊपर questions आपको next slide पे मिलेंगे. I will recommend you to pause the video for 2 seconds or 2 minutes. Try to make the possible arrangement and then we will jump to the questions. तो क्या दिया हुआ है ये अरेंजमेंट में? कुछ इस तरीके का एक सर्कल आपको आएगा, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा आ रहा है बट अभी इसको मैं ये करूंगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चंस. PQ, RS, UVW आर सिटिंग अराउंड द टेबल फेसिंग द सेंटर. अगेन देयर आर 8 इंडिविजुअल्स एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर. थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चले गया आपका सर्कल. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I know that everyone is facing the center. तो सबका एरो हेड अंदर आएगा, फेसिंग द सेंटर आएगा, तो अननेसेसरी वहां पे टाइम पास मत करो, क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में ये 8 एरो हेड डालने के लिए भी 3 सेकंड लगेंगे, जो आप बचा सकते हो, राइट? जितनी चीजें आपके माइंड में फिक्स करके रख सको उतना बेटर है. सो P sits third to the right of W and third to the left of Q. तो डायरेक्ट मैं अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो क्या मुझे आंसर मिलेगा फर्स्ट गो में? देखते हैं, क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम में पॉइंटर लिख के टाइम पास करने की बजाय हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो P sits third to the right of W. So somewhere on this circle W is sitting. So 1, 2, 3 third to the right of W is P sitting, and इस ये P से खुद Q के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है. सो 1, 2, 3. करेक्ट? P sits third to the right of W and third to the left of Q. एटलीस्ट 3 पोजीशंस तो मेरी ऑक्यूपाई हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? S sits second to the right of T. हाँ, अभी ये पोजीशन में यहां पे नहीं लिख सकता हूं, राइट? क्योंकि T अगर यहां पे आता है तो S के लिए जगह नहीं है, सो T will not sit over here. S sits second to the right of T. Okay. So ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आएगा. लेट अस से T इज ओवर हियर फेसिंग द सेंटर, उसके राइट में सेकेंड पोजीशन पे S आएगा. अभी ये जो आपका आर्क है
ये सर्कल में यहाँ पे जाके लगेगा कि यहाँ पे जाके लगेगा कि यहाँ पे जाके लगेगा कि यहाँ पे जाके लगेगा, दैट इज अ पॉइंट लेफ्ट फॉर एक्सप्लोरेशन। अगर आपने टी को यहां पे रखा तो एस यहां पे जाएगा, करेक्ट। पी का सेकंड फर्स्ट टू द राइट, टी अगर यहां पे रखा तो एस को क्यू के गोदी में जाके बैठना पड़ेगा, विच इज नॉट एट अलाउड, राइट। नो वन कैन सिट इन समवन एल्सेस लैप, ठीक है, ये मूवी थिएटर नहीं है। सो टी अगर यहां पे जाके बैठेगा क्यू का इमीडिएट लेफ्ट, तो एस विल बी क्यूज इमीडिएट राइट, एंड टी अगर W एंड Q के जाके बीच में बैठेगा तो S will be W's immediate right. All the possibilities are open. V sits second to the left of R. Similarly, V sits second to the left of R. तो यहाँ पे उसने बोला है कि अगर यहाँ पे R is sitting तो उसका second to the left is V. करेक्ट। तो इसके हिसाब से आपका V immediate first टू द लेफ्ट ऑफ P नहीं आएगा, क्योंकि V यहां पे आने के बाद R को W के प्लेस में जाके बैठना पड़ेगा। V कैन बी हियर, R कैन बी हियर, V कैन बी हियर, R कैन बी हियर, बट अगेन V कैन नॉट बी द इमीडिएट लेफ्ट नेबर ऑफ Q बिकॉज R विल हैव टू गो इन प्लेस ऑफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि T इज नॉट द नेबर ऑफ Q। सो अगर उसने और एक पॉइंट ऐड किया हुआ है दैट T is not the neighbor of Q. So T will neither the left neighbor of Q nor the right neighbor of Q. अभी 8 में से 3 चेयर्स तो ऑक्यूपाई कर लिए PQW ने, बचे हुए 5 चेयर्स में से 4 चेयर्स तो T ने ऑलरेडी खुद के लिए एलिमिनेट करके रखी है, तो T के लिए एक ही जगह बची। 8 में से 3 ऑक्यूपाई हो चुकी है, बचे हुए 5 में से और 3 T के लिए एलिमिनेट हो चुकी है, अभी तो एक ही बचेगी ना, करेक्ट। सो T here, not here, not here, not here, not here. So T will go there and उसका second to the right is S, right? Good job. अभी उसने बोला है कि U is neither a neighbor of T or W. T का नेबर U नहीं है, W का नेबर भी U नहीं है। Now, how many individuals are left to be placed? P, Q, S, T, W. P, Q, S, T, W. R, U, V 3 लोग बचे हुए हैं, उनमें से R एंड V का तो रिलेशन है, लेकिन U के लिए W का लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशंस वेकेंट नहीं है, तो U will have only one place left for itself which is between Q and S. अभी रही बात R एंड V की, तो R के सेकेंड टू द लेफ्ट में अगर V जाने वाला है, सो दिस इज R एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ। क्लियर? सो लीनियर फॉर्मेट में भी पॉइंट्स नहीं लिखे तो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस, थोड़ा सा टॉगल बिटवीन द स्लाइड्स करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम P's पोजीशन, इफ ऑल द 8 आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के पहले कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम P's पोजीशन, P के पोजीशन से लेके अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, R S T U V W, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग P। ऑब्वियसली P से स्टार्ट किया और पहला वाला पोजीशन जो P का था वही मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए P का रेफरेंस पॉइंट लिया, सो वो पोजीशन एक्सक्लूड करके हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल नॉट चेंज देयर ओन पोजीशन, इट इज ओनली R। बाकी सब लोगों को अपना अपना पोजीशन चेंज करना पड़ रहा है। क्लियर? गुड। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V? V, अभी ये ब्लू वाला जो अरेंजमेंट था ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिमिटेड था, ओके। जैसे मैंने लीनियर अरेंजमेंट में भी बोला है कि मेन बॉडी का जो इंफॉर्मेशन होता है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सभी क्वेश्चंस के लिए कॉमन रहता है, अदरवाइज आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सिर्फ वो क्वेश्चन के लिए सीमित रखना सीखिए, ठीक है, वो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आगे मत कैरी फॉरवर्ड कीजिए। सो अगेन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या है,
हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V? तो V यहां पे आपका फेसिंग द सेंटर, तो सेकेंड टू द लेफ्ट इज U. करेक्ट. Which of the following pairs has only one person sitting between them? Has only one person sitting between them if counting is done in the clockwise direction. ठीक है, मतलब आपको T से V तक, V से Q तक, W से P तक, R से P तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ओके ओके. Q से V तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके काउंटिंग नहीं करना है, वो आंसर गलत आएगा. आपको फर्स्ट से सेकेंड तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे टी वी क्यू. ओके. हु हैज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन. टी वी, टी से अगर मैं निकलू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो टी एंड वी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं. नॉट द आंसर. वी क्यू, वी से अगर मैं निकलू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो देयर इज नो इंडिविजुअल सिटिंग बिटवीन वी एंड क्यू. नॉट द आंसर. डब्ल्यू पी, W से अगर मैं निकलू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बहुत लोग बैठे हुए हैं. आई नीड ओनली वन इंडिविजुअल. नॉट द आंसर. RP, R से अगर मैं निकलू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक इंडिविजुअल सिटिंग है, लेकिन मुझे फर्स्ट इंडिविजुअल से सेकेंड इंडिविजुअल तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. हु सिट्स बिटवीन U एंड P? कौन से डायरेक्शन में, ये नहीं पूछा है. राइट. सो हु सिट्स बिटवीन U एंड P, तो मुझे डायरेक्ट देखना पड़ेगा कि बिटवीन U एंड P इफ देयर इज ओनली, इज देयर एनी वन इंडिविजुअल सिटिंग? यस. हु इज दैट? S. फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे. ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है CMAT एग्जाम, स्नैप एंड मैट एग्जाम्स के लिए. ओके. सो फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप. व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? तो W, T, P, U, S, Q में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ तो सिमिलरिटी रहेगा. वो 5 में से 4 ऑप्शंस में क्या सिमिलरिटी है वो आइडेंटिफाई करना है. एंड फिफ्थ ऑप्शन विल बी द ऑड. W, T, P, U, S, Q. ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि W, T, P, U, S, Q. और कौन है दो? R, P, P, Q. ठीक है, R, P, तो W एंड T के बीच में क्या है? W से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो देयर इज ओनली वन इंडिविजुअल. राइट. सो डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ पर्संस. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं, W से फर्स्ट इंडिविजुअल से सेकंड इंडिविजुअल तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो देयर इज ओनली वन इंडिविजुअल सिटिंग बिटवीन देम. P से U तक भी फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो ओनली वन इंडिविजुअल. S से Q तक भी जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ओनली वन इंडिविजुअल. R से P तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो ओनली वन इंडिविजुअल. एंड P से Q तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो देयर आर टू इंडिविजुअल्स सिटिंग बिटवीन देम. क्लियरली ऑड वन आउट मिल गया आपको. राइट. चल आगे बढ़ते. ठीक है, नेक्स्ट. Please read this data, pause the video, try to solve on your own. तो अगर आपने ये डेटा अच्छे से पढ़ा है then you can identify कि there are few individuals facing the center and few individuals not facing the center. तो ये डायरेक्शंस को, ये टाइप के अरेंजमेंट्स को बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल अरेंजमेंट्स. क्लियर. सो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं हमारे नोट्स में, व्हेन यू आर फेसिंग द सेंटर. ये तो एक मैंने पॉइंट लिखा था यहाँ पे, व्हेन इंडिविजुअल्स आर फेसिंग द सेंटर एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट फेसिंग द सेंटर, देन सिमिलर टू लीनियर अरेंजमेंट्स दे कैन होल्ड द सेम हैंड्स ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में 15-20 लोगों का बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ है, उसमें से 10 चेयर्स आर फेसिंग द सेंटर एंड 10 चेयर्स आर नॉट फेसिंग द सेंटर. क्लियर. उसमें से 10 चेयर्स आर फेसिंग द सेंटर एंड 10 चेयर्स आर नॉट फेसिंग द सेंटर. तो सर्कुलर फॉर्म में जब भी म्यूजिकल चेयर होता है तो दो चेयर्स आपकी आउट होती है. ठीक है, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग वाली. तो सपोज करो इफ आई एम फेसिंग द सेंटर एंड माई नेबर्स आर फेसिंग
अवे फ्रॉम द सेंटर, तो मेरे लेफ्ट नेबर का मैं लेफ्ट हैंड पकड़ सकता हूं एंड राइट नेबर का मैं राइट हैंड पकड़ सकता हूं, राइट? इट्स दैट सिंपल। इसमें कुछ पॉइंट लिखने जैसा है नहीं मेरे हिसाब से। लेट अस जंप टू द क्वेश्चन, दिस वन, राइट? सो कुछ इस तरीके का, बहुत ही ऊपर चले गए यार सर्कल्स, लोगो खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। There are 6 individuals VUT and ABC। तो पहले तो मैं 6 चेयर्स अरेंज कर लू, 1 2 3 4 5 6। अभी यहां पे एरो हेड पुट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज फ्यू आर फेसिंग द सेंटर और फ्यू आर नॉट। हाउ मेनी आर फेसिंग द सेंटर? 4। VUT पूरे 3 फेसिंग द सेंटर, करेक्ट? PQRSTUV and facing away from the center will be 2 out of ABC, करेक्ट? ABC में से 2 लोग अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं एंड एक इंडिविजुअली स्टिल फेसिंग द सेंटर। तो जिनका मुझे डायरेक्शन पता नहीं है वो अज्यूम करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, V is second to the left of Charu। Now, do I know the face, the direction in which Charu is facing? No. So, मेरा point कुछ इस तरीके से बनेगा कि if Charu is facing center, second to her left will be V, or if Charu is facing away from the center, second to her left will be V। जितना शॉर्ट में लिख सकते हो उतना शॉर्ट में लिखो, ठीक है? इसके लिए आप रेप्लिका नहीं बना सकते हो। Charu is facing the center तो inside the circle का अरेंजमेंट आएगा, if Charu is facing away from the circle तो outside the circle का अरेंजमेंट आएगा। सिंपल एज दैट। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उदित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आकाश। अगेन ABC का मुझे फेसिंग नहीं पता है, तो वो भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। इफ आकाश इज फेसिंग द सेंटर तो उदित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आकाश, एंड इफ आकाश इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर उदित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आकाश, क्योंकि अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो ये वाला राइट है उसका, एंड फेसिंग द सेंटर है तो दिस इज द राइट ऑफ आकाश। नेक्स्ट पॉइंट, भारती इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। तरुण का फेसिंग मुझे पता है, यस। सो लेट अस अज्यूम दैट वी आर प्लेसिंग तरुण ओवर हियर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड to the left of Tarun is Bharati। First, second and third to the left of Tarun is Bharati। तो यहां पे एक छोटा सा हिंट आपको मिलेगा। How many individuals are there in the arrangement? 6। How many individuals are there in the arrangement? 6। कोई भी 2 लोग एक दूसरे के थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट आते हैं तो वो एग्जैक्ट अपोजिट में बैठेंगे। फेसिंग ईच अदर एंड सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर 2 डिफरेंट पैरामीटर्स इन क्लोज्ड अरेंजमेंट। ओके, चल, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फेसिंग ईच अदर एंड sitting opposite to each other। ये बहुत बड़ा हिंट देता है आपको कैट जैसे एग्जाम्स में कि वेदर दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब फेसिंग द सेंटर, और जस्ट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड समवन, और इधर बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। करेक्ट? ये पॉइंट का मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं, कैसे हिंट ड्रॉ करना है इसमें से। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना गाइस। ओके, देखो, नाउ इन सेकेंड सर्कल इफ आई से A and C are facing each other। okay, A and C are facing each other। facing each other मतलब मुझे आपका फेस दिख रहा है, आपको मेरा फेस दिख रहा है, राइट? इसी का मतलब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग इस तरीके से बैठे हैं तो ऑब्वियसली सेंटर बीच में आ रहा है, हम दोनों एक सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। क्लियर? सो इफ आई से A and C are facing each other, so irrespective of whether they are sitting,
दे आर फेसिंग द सेंटर। बहुत बड़ा हिंट होता है, क्लियर। एंड सेकेंड अगर मैं बोलूं कि बी एंड डी आर जस्ट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ओके, आर जस्ट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो इसके 3 से 4 वेरिएबल्स आते हैं। मैं आपको सेम सर्कल में ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। पहला वेरिएबल ये आ सकता है कि बोथ बी एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड फेसिंग ईच अदर। सेकेंड वेरिएबल ये आ सकता है कि बी एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, उसमें से एक इंडिविजुअल फेसिंग द सेंटर, सेकेंड इंडिविजुअल इज नॉट फेसिंग द सेंटर। एमबीए सीईटी में, स्नैप, एनमैट में ये बहुत बार स्टेटमेंट आता है, ठीक है, और लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि सर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर मतलब क्या वो लोग एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे थे? नहीं, जब तक क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है तब तक हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर? क्या यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है? और कितना बड़ा हिंट चाहिए? फेसिंग ईच अदर मतलब मैं आपका फेस देख रहा हूं ना, क्लियर? एट दिस पोजिशन वी आर फेसिंग ईच अदर। The moment I change my direction, we are just sitting opposite to each other, but not facing each other. You cannot see my face, neither can I see your face, right? So, ये पॉइंट हुआ दिस वन। और इसका थर्ड वर्जन ये भी आ सकता है कि both of them are facing away from the center. Still they are sitting opposite to each other. Here as well they are sitting opposite to each other. Here as well they are sitting opposite to each other. फेसिंग, ये आपको दूसरे स्टेटमेंट से हिंट निकालना पड़ेगा। यहां पे क्लियरली दिया हुआ है दैट दे आर फेसिंग ईच अदर। इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे उसने बताया है कि भारती सिट्स टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। ये पॉइंट में बता रहा था कि अगर जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अरेंजमेंट में है उसके हाफ इंडिविजुअल्स, अगर 6 लोगों का अरेंजमेंट है एंड समवन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट और राइट, 6 लोगों का अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ओके, अगर ये n है एंड समवन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मी और थर्ड टू द राइट ऑफ मी, मतलब मेरे सामने बैठा हुआ है। अगर 4 लोगों का अरेंजमेंट है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट और राइट बैठा हुआ है, स्टिल दैट इंडिविजुअल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट है एंड वो इंडिविजुअल मेरे फोर्थ टू द लेफ्ट और राइट बैठी हुई है, स्टिल शी इज फेसिंग मी, राइट, और स्टिल शी इज सिटिंग अपोजिट टू मी, राइट, वेदर फेसिंग मी और नॉट, ये हमें इंफरेंस निकालना पड़ेगा कैसे। लेकिन अगर n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का अरेंजमेंट है एंड n बाय सेकेंड, n बाय हाफ, n बाय सेकेंड आप मेरे लेफ्ट या राइट बैठे हुए हो, देन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। इसी का एक दूसरा हिंट भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप जब सेशन खत्म करोगे तो आपके पास गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, राइट। आई होप आई एम एबल टू एड सम वैल्यू टू योर टाइम, ठीक है, कुछ तो भी सीख के जा रहे हो, ये मैं मेक श्योर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। सो 7 पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि फॉर n नंबर ऑफ पीपल एंड n by 2 और n by second to my left or right, then they are sitting opposite to each other, right? इसी का एक हमने स्कूल में पढ़ता था, थ्योरम एंड करोलरी पढ़ते थे, राइट, कि थ्योरम का एग्जैक्ट उल्टा अगर मैं वाइस वर्सा करूं तो उसको करोलरी बोलते थे, राइट, करोलरी ज्योमेट्री में होता था बहुत सारी बार। तो इसी का एक करोलरी आएगा कि इफ देर आर n नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन द अरेंजमेंट एंड देर आर n by 2 minus 1 individuals sitting between, and there are n by 2 minus 1 individual sitting between any two, then those two are
सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। फिर से वही कि अगर आप n लोगों के अरेंजमेंट में बैठे हुए, 6 लोगों के अरेंजमेंट में बैठे हुए हो, और आपके और मेरे बीच में n/2 6/2 3 -1, अगर आपके और मेरे बीच में n/2 -1 इंडिविजुअल्स आर सिटिंग, मतलब 6 लोगों के अरेंजमेंट में अगर कोई भी 2 लोगों के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, कोई भी 2 इंडिविजुअल्स के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लेफ्ट से या राइट से, तो वो 2 इंडिविजुअल्स एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A एंड B के बीच में, let us say in this arrangement of 6 individuals, A एंड B के बीच में 2 इंडिविजुअल सिटिंग है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं। इन द केस ऑफ 8 इंडिविजुअल्स, n/2 8/2 4 -1 3, now there are 3 individuals sitting between A and B, still A and B are sitting opposite to each other. चलो और टाइम स्पेंड कर ले इसके ऊपर। आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव यू इनफ हिंट्स टू ड्रॉ फ्रॉम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको पॉज करके नोट्स अपने अपने बना के रखो, अदरवाइज मैंने इनिशियल नोट्स पे तो लिख के रखा है। सो क्वेश्चन क्या थे कि भारती इज थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ तरुण एंड चारू इज सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण। तो तरुण का डायरेक्शन मुझे पता है, तो चारू का पोजीशन भी मुझे पता चल जाएगा। एंड आकाश इज सीटेड नेक्स्ट टू वरुण, मुझे इतना पता है कि आकाश इज सीटेड नेक्स्ट टू वरुण। तो वेयर एवर वरुण इज सिटिंग, तो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा कि wherever Varun is sitting, whichever direction Varun is facing, तो उसका either to left or to right, sir, Varun is definitely facing the center. So wherever Varun is sitting, Varun का either first to the left or first to the right में Akash is sitting. That means that gives me enough hint that Varun and Akash are immediate neighbors of each other. तो इससे मेरे ये 2 पोजिशंस तो ऑक्यूपाई हो जाएंगे वरुण एंड आकाश के। तो बचा कौन, तरुण चले गया, वरुण एंड आकाश का ये 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गया, ABC चले गए, तो बचा कौन, उदित, हु इज फेसिंग द सेंटर। उदित से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है मेरे पास, सेकंड पॉइंट, दैट उदित इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आकाश, सेकंड टू द राइट ऑफ आकाश। नाउ आकाश कैन नॉट सिट अपोजिट टू उदित इन द अरेंजमेंट ऑफ 6 इंडिविजुअल्स, so Akash must sit over here and face the center for Udit to be sitting second to the right of him. And Varun के लिए एक ही जगह बची, who is facing the center. Now I am yet to find out the directions or facing of B and C. तो उसके लिए मेरे पास सेकेंड पॉइंट है कि चारू के सेकेंड टू द लेफ्ट में वरुण बैठा हुआ है, राइट। सो इफ चारू फेसेस इनसाइड, तो चारू के तो सेकेंड टू द राइट में चले गया वरुण। That is not what they are saying, right? पॉइंट में लिखा है कि चारू के सेकेंड टू द राइट में नहीं, सेकेंड टू द लेफ्ट में आपका वरुण बैठा हुआ है, राइट। तो आपका ABC में से आकाश अगर फेसिंग द सेंटर हो गया, तो B and C must be facing away from the center. That's what they have mentioned in the question. 2 out of the remaining 3 are facing away from the center. Questions? Which of the following is, sorry, ये सर्कल में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ छोटे फॉर्मेट में, 1 2 3 4 5 6। ये 2 बाहर थे, B and C, ये उदित था शायद फेसिंग द सेंटर, ये तरुण, आकाश एंड वरुण, राइट। तरुण, आकाश एंड वरुण। तो चलो, which of the following is Varun's position with respect to Charu? चारू की पोजीशन, वरुण की पोजीशन with respect to Charu is second to the left or 1 2 3 4th to the right? Correct. Second to the left or 1 2 3 4th to the right. दोनों करेक्ट है। Clear? Which of the following are not facing the center? Bharati and Charu. Which of the following is true regarding to the sitting arrangement? Akash, Bharati and Charu are seated adjacent. It is not true. Varun, Udit and Tarun are seated adjacent. Not true. There are 2 persons whose sitting arrangement cannot be ascertained. Not true. सबका मुझे पता चल गया. Those not facing the center are seated adjacent. Yes. Those not facing the center are seated adjacent. एक चीज देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैं
बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं अरेंजमेंट बनाने के लिए, बिकॉज वो अरेंजमेंट मेरा एक्यूरेट ही होना चाहिए। स्पीड बेस्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। स्नैप एंड मैट, सीईटी, एसआरसी, सीजीपीओ, एमसीए सीईटी, एमबीए सीईटी, देन आपका एचजीएमटी, मैट एक्सेट्रा, उसमें आपका अरेंजमेंट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर के 4-5 क्वेश्चंस मेरे 10 सेकंड में सॉल्व होते हैं अगर आपका रीडिंग स्पीड अच्छा है। तुरंत पढ़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, क्योंकि 100% एक्यूरेसी आने ही वाला है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज तरुण पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू भारती। तरुण का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू भारती इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द लेफ्ट और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द राइट। सो ईदर थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट, करेक्ट। सो third to the left or third to the right. And last, which of the following is Akash's position with respect to Udit? Akash's position with respect to Udit is second to the left or fourth to the right, correct? Is second to the left or fourth to the right. थोड़ा clean लिखेंगे, second to the left. Good job. Clear? तो चल मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेट ऑफ द डे। थोड़ा सा इसमें हमने एक लेवल अप जाने की कोशिश करी है बाय गिविंग यू द प्रोफेशंस। सो देयर आर 8 इंडिविजुअल्स, अलोंग विद देम देयर आर 8 डिफरेंट प्रोफेशंस एज वेल। 8 लोग हैं, 8 लोगों के 8 प्रोफेशंस दिए हुए हैं। आपको कितने पॉसिबिलिटीज आते हैं उसके हिसाब से, जैसे लीनियर अरेंजमेंट में मैंने बोला था कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आती है तो मल्टीपल अरेंजमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दो, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आती है तो मल्टीपल सर्कल्स बना के आपने कंडीशंस सॉल्व करनी चाहिए। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई ऑन योर ओन एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। तो देयर आर 8 इंडिविजुअल्स, लकीली ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, तो मेरा डिफिकल्टी लेवल 1 पॉइंट से कम हो गया, करेक्ट। सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपने डिफिकल्टी लेवल में किस सीक्वेंस में अरेंज करने चाहिए ये मैं बताता हूं। सबसे इजी होते हैं एवरीवन फेसिंग सेम डायरेक्शन, ओके। तो इतना नहीं लिखते हैं, मैं आपको पॉइंट्स में लिख के देता हूं। यूनिडायरेक्शनल फेसिंग, एट 4, 6, मैक्सिमम 8 लोग, विदाउट एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल। सेकेंड, इसका थोड़ा सा लेवल अप होता है आपका यूनिडायरेक्शनल फेसिंग, इधर 4 और 6 प्लस 1 वेरिएबल, 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल। जैसे यहाँ पे प्रोफेशंस दिया हुआ है, कभी कभी सिटीज दी रहेगी, कभी कभी टी शर्ट का कलर दिया रहेगा, कभी कभी होम टाउन दिया रहेगा, कभी कभी सब्जेक्ट दिया रहेगा, एक्सेट्रा। थर्ड आता है अगेन यूनिडायरेक्शनल फेसिंग फॉर 4 to 6 इंडिविजुअल्स प्लस 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये थर्ड लेवल का डिफिकल्टी है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे, सेकंड देखोगे, थर्ड देखोगे। फोर्थ होता है आपका यहाँ पे 4, 6 और 8 इंडिविजुअल्स, 4, 6 और 8 इंडिविजुअल्स, करेक्ट। इससे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपका मल्टी डायरेक्शनल फेसिंग, चाहे वो 4 लोग हो, 6 लोग हो या फिर 8 लोग हो। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका थर्ड पे आएगा एंड ये फोर्थ पे आ सकता है, करेक्ट, हो सकता है। मैं जेनरिक बता रहा हूं कि आपने अगर क्वेश्चन चूज करना है कैट, जैट, स्नैप एंड मैट, सी मैट, एमबीए सीईटी, एमसीए सीईटी, एक्सजीएमटी, एसआरसी, सीजीपीओ, मैट एक्सेट्रा एग्जाम्स में, तो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली ये सीक्वेंस फिट होना चाहिए कि मुझे पहले कौन सा सेट पिक करना है। एंड फिफ्थ एंड जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं वो होते हैं मल्टी डायरेक्शन फेसिंग्स, चाहे 4 लोग, 6 लोग या 8 लोग हो, प्लस 1 वेरिएबल, ये और डिफिकल्ट हो जाता है। और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मल्टी डायरेक्शनल फेसिंग्स विथ 4, 6 और 8 इंडिविजुअल्स प्लस 2 वेरिएबल्स, ये तो सबसे डिफिकल्ट है। ये चाहे कैट में भी आए, जहां पे 8 से 10 मिनट होता है पर सेट, ये क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा खासा डिफिकल्ट टास्क होता है। प्रैक्टिस के टाइम पे आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपसे ये सेट बने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन टाइम कम लगना चाहिए, अदरवाइज डू नॉट पिक अप दिस काइंड ऑफ सेट्स इन द एक्चुअल एग्जाम। तो ये एग्जाम, ये पर्टिकुलर सेट में हमें क्या करना है, एक पॉसिबल अरेंजमेंट बनेगा, मेरे हिसाब से 2 बनेंगे, इसलिए मैंने 2 सर्कल्स निकाल के रखे। लेकिन अगर सेकेंड वेरिएंट आया
तो ही मैं सेकेंड सर्कल का इस्तेमाल करूंगा, अदरवाइज जितना हो सके उतना फर्स्ट सर्कल में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते देंगे। अभी जो मैंने आपको पॉइंटर सिस्टम बताया था उसका कितना ज्यादा या कितना बड़ा इंपैक्ट है वो देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ देम इज फेसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां से मेरे पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। F is sitting second to the left of K, so now everyone is facing the center, correct? That's why I know that K must be facing the center and second to the left of K will be something like this, first and second. F is sitting second to the left of K. एरोहेड डालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सब लोग लेफ्ट सेंटर में फेस कर रहे हैं, तो दिस विल बी द लेफ्ट एंड दिस विल बी द राइट। सेकेंड, द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। कौन सा डायरेक्शन में, वही तो है वेरिएबल, राइट? आई डोंट नो, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, व्हेनेवर के इज सिटिंग उसका इमीडिएट नेबर इज साइंटिस्ट, इधर टू द राइट और टू द लेफ्ट। जैसे मैंने बोला था कि व्हेन एवरीबॉडी इज फेसिंग द सेंटर, तो पॉइंटर सिस्टम में नॉर्थ इज इक्वल टू फेसिंग द सेंटर। देन देयर आर 3 people sitting between साइंटिस्ट एंड ई। 8 लोगों की अरेंजमेंट में 8/2 - 1 is equal to they are sitting opposite to each other. That means scientist and E are sitting opposite to each other. ये बहुत बड़ा हिंट देता है कैट एंड मैट सी मैट जैसे एग्जाम्स में, इवन एनबीए सीईटी में भी। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, n-2 n डिवाइडेड बाय 2 - 1। अगर आपके बीच में बैठे हुए, इफ देयर आर these many number of individuals sitting between any two, then the 2 individuals are sitting opposite to each other. Only one person sits between engineer and E. Okay, engineer कहाँ पे, E कहाँ पे, मुझे नहीं पता, so I assume engineer is sitting somewhere and there is only one person sitting between engineer and E. So make sure to maintain a common format that you are writing the names of profession below and the name of individuals above, correct? So engineer. The columnist is to the immediate right of engineer. So wherever engineer is sitting, उसका immediate right कौन है? Columnist. And M is second to the right of K. तो K का second to the right में कौन आएगा? M, correct? Second to the left में F है, second to the right में K है। अच्छे खासे पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुके हैं क्योंकि K का एक इमीडिएट नेबर साइंटिस्ट भी है और साइंटिस्ट का अपोजिट E भी है। तो मेरे 5 पोजीशंस ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 1 2 3, इन दोनों में से एक साइंटिस्ट एंड उसका अपोजिट। गुड जॉब। H is scientist, perfect. So this is H, this is H, or this is H. G and G are immediate neighbors of each other. Cool. So 5th point में मैं लिखूंगा कि G, J और JG are immediate neighbors of each other. And neither G nor J is an engineer. None of them is an engineer. ठीक है. The financial analyst is to the immediate left of F. So wherever F is sitting, F का immediate left में कौन है? Financial analyst. और एक पोजीशन ऑक्यूपाई हो गया, करेक्ट? गुड जॉब। The lawyer is second to the right of columnist. और एक पोजीशन ऑक्यूपाई हो गया कि columnist का second to the right is lawyer. बहुत बढ़िया। And the professor is an immediate neighbor of engineer. तो engineer का एक immediate neighbor अगर columnist हो गया तो second immediate neighbor आपका professor हो गया। क्या पोजीशन तो पोजीशन ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे 8 पोजीशंस नहीं है, 16 है, क्योंकि 8 इंडिविजुअल्स एंड 8 प्रोफेशंस। उसके वजह से थोड़े मेरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं। तो उनको कम कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। Then G is second to the right of chartered accountant. Chartered accountant किधर है मुझे पता नहीं, that's why I will write it over here. Chartered accountant facing the center, that is facing north. G is second to the right of chartered accountant, and one of the immediate neighbors of G is J.
Clear? So let us directly start implementing it over here. Point number 1 and point number 2 gives me big combination. तो मैं क्या करूंगा, सर्कल के अंदर उनके नाम लिखूंगा एंड बाहर उनके प्रोफेशंस लिखूंगा. तो KFM फाइनेंशियल एनालिस्ट ये लिख लेते हैं. K का सेकेंड टू द लेफ्ट इज F एंड K का सेकेंड टू द राइट इज M एंड F का इमीडिएट लेफ्ट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट. करेक्ट. अगर सेकेंड पोजीशन सर्कल की जरूरत पड़ी तो वो भी इधर लिख लेते हैं KFM एंड यहां पे आएगा मेरा फाइनेंशियल एनालिस्ट. करेक्ट. उसके बाद H इज वन ऑफ द नेबर्स ऑफ K हु इज साइंटिस्ट. तो यहां पे मैं यहां पे लेफ्ट साइड में लिखता हूं H साइंटिस्ट एंड यहां पे राइट साइड में लिखता हूं H साइंटिस्ट. एंड साइंटिस्ट के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? E. इधर भी कौन आएगा? E. क्लियर. सेकेंड पॉइंट मेरा, थर्ड पॉइंट में मेरा हो गया. करेक्ट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. KFM फाइनेंशियल एनालिस्ट, साइंटिस्ट एंड अपोजिट. अभी E एंड इंजीनियर से रिलेटेड दो वेरिएशंस आएंगे. तो पहले एक एक सर्कल में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे देयर इज वन इंडिविजुअल बिटवीन E एंड इंजीनियर. तो फर्स्ट सर्कल में E के राइट में इंजीनियर नहीं जा सकता बिकॉज वहां पे एक इंडिविजुअल छोड़ के ऑलरेडी फाइनेंशियल एनालिस्ट है. तो E एंड इंजीनियर के बीच में एक इंडिविजुअल है तो इंजीनियर को यहीं पे आना पड़ेगा. फिर इंजीनियर से रिलेटेड सभी पोजीशन है कि इंजीनियर का इमीडिएट राइट इज कॉलमनिस्ट, इंजीनियर का इमीडिएट लेफ्ट इज प्रोफेसर, कॉलमनिस्ट को एक इंडिविजुअल छोड़ के राइट में लॉयर. करेक्ट. उसके बाद उसने बोला है कि G एंड J आर इमीडिएट नेबर्स एंड नन ऑफ देम इज एन इंजीनियर. तो अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट G है तो लॉयर J है, या फिर लॉयर G है तो फाइनेंशियल एनालिस्ट J. फिर बचेगा कौन? EFGH JKLM. L इज पेंडेंट. फर्स्ट सर्कल के ऊपर बात चल रही है. अभी दो प्रोफेशंस आना बाकी है. एक CA एंड लास्ट वन इज डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के बारे में यहां पे कहीं पे भी कुछ भी बात नहीं करी है. 1 2 3 4 5 6 प्रोफेशंस आर ऑक्यूपाइड. CA से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है कि CA के सेकेंड टू द राइट में G बैठा हुआ है. G is second to the right of CA. तो G cannot be the financial analyst क्योंकि उसके G can be the financial analyst, G cannot be the lawyer क्योंकि G अगर lawyer हुआ तो M columnist के साथ साथ CA भी हो जाएगा. एक बंदे का एक प्रोफेशन है. So if I place G over here and J over here, CA will come here and F will be the doctor. So यहाँ पे मेरी सभी के सभी 6 कंडीशंस सेटिस्फाई होते जा रही हैं एंड नन ऑफ द कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द अदर वन. नन ऑफ द कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द अदर वन. सेकेंड में भी क्या मुझे सेकेंड ऑप्शन मिलता है ये मुझे अभी चेक करना है. कहां से मैंने सेपरेट किया था? पॉइंट नंबर 4 से, क्योंकि 1 2 3 तो मैंने सभी इसमें ऑक्यूपाई करके रखे थे. सो पॉइंट नंबर 4 में देयर इज वन इंडिविजुअल बिटवीन इंजीनियर एंड E. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. एक एक के साथ स्टार्ट करते हैं. जैसे पहले E के सेकेंड टू द लेफ्ट में मैंने अगर इंजीनियर लिख दिया तो इंजीनियर का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? प्रोफेसर. और इंजीनियर का इमीडिएट राइट कौन है? कॉलमनिस्ट. और कॉलमनिस्ट का सेकेंड टू द राइट कौन है? लॉयर. फिर G और J एंड J और G यहां पे आएगा तो L विल बी द इंजीनियर. यहां पे आप मुझे बताओ कि CA किधर जाएगा? CA के सेकेंड टू द राइट में G है. तो अगर आपने G मतलब G के सेकेंड टू द लेफ्ट में CA है, अगर CA के सेकेंड टू द राइट में G है तो G के सेकेंड टू द लेफ्ट में CA है. ये आप समझ सकते हो. देन G को अगर मैंने यहां पे रखा फेसिंग द सेंटर तो G के सेकंड टू द लेफ्ट में तो लॉयर आ गया. और G को यहां पे रखा फेसिंग द सेंटर तो G के सेकंड टू द लेफ्ट में साइंटिस्ट आ गया. साइंटिस्ट वहां पे रखोगे, लॉयर वहां पे रखोगे तो CA किधर जाएगा? बजाय तो नहीं. सो दिस इज नॉट द पॉसिबल, राइट? दैट्स व्हाई E के
सेकेंड टू द राइट में इंजीनियर रखने का मेरा ऑप्शन फंस गया। उसके हिसाब से जो भी मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी थी वो सब मैंने एलिमिनेट कर दिया। करेक्ट। अभी फिर से यहां पे इंजीनियर नहीं था तो यहां पे इंजीनियर लेते हैं ई के हिसाब से। इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? प्रोफेसर। इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कौन जाएगा? कॉलमिस्ट। लेकिन इंजीनियर यहां पे आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स, तो इधर जी और जे, इधर जे और जी, बट नन ऑफ देम इज एन इंजीनियर। क्या समझे? नन ऑफ देम इज एन इंजीनियर मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। सो खत्म। के का एक नेबर साइंटिस्ट रखा, दूसरा नेबर साइंटिस्ट रखा, दूसरा नेबर साइंटिस्ट रखा तो ई फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया। ई फाइनेंशियल एनालिस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इंजीनियर के लिए जगह बचती ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस विल बी माय फाइनल अरेंजमेंट। नाउ टॉगलिंग बिटवीन द slides, let us try to solve the questions. Which of the following is true according to the given arrangement? Lawyer is second to the left of doctor. Is he? ये वाला अरेंजमेंट पहले ट्रू है। ओके, लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। क्या लकी हो रहे आप, पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दो तीन ऑप्शंस करेक्ट आ सकते हैं? नहीं। मतलब ए एंड बी बोथ, ए एंड सी बोथ, ऐसा भी ऑप्शन होता है ना, ऐसा नहीं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू द शाइनिस्ट? शाइनिस्ट के रिस्पेक्टिवली एल का पोजीशन क्या है? सेकंड टू द राइट। Four of the following are alike. Find the odd one out. CA and H. CA and H. H and CA are sitting opposite to each other. M and doctor. M and doctor are also sitting opposite to each other. J and engineer. J and engineer are not sitting opposite to each other. Okay? कि यहाँ पे देखो J and engineer are not, तो शायद यही मेरा ऑड वन आउट होना चाहिए, राइट? बाकी दो भी चेक कर लो। फाइनेंशियल एनालिस्ट एल, लॉयर एंड के। फाइनेंशियल एनालिस्ट एल, लॉयर एंड के। सो एवरीवन एल्स इज सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एक्सेप्ट आपका जे एंड इंजीनियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोफेसर? कौन है प्रोफेसर? डॉक्टर, सॉरी, प्रोफेसर कौन है? के। ठीक है, ये वो वाला प्रोफेसर नहीं है, मनी हाइस्ट वाला। ठीक है। एंड हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई? ई के सेकंड टू द राइट में कौन है? ई इज फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो इधर जी और फाइनेंशियल एनालिस्ट, इधर जी और फाइनेंशियल एनालिस्ट। समझा सभी कंटेंट? मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आपको समझा है, डिड यू लाइक द टीचिंग पेडागॉजी एंड एनी स्पेसिफिक इनपुट्स फ्रॉम योर साइड? सी, एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, राइट? आई हैव गिवन माय बेस्ट. Still, if you guys feel कि few extra questions need to be included or a particular question need to be explained in a certain manner, let me know in the comment section below. We are open to learn, unlearn and relearn. Clear? जो भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में इनपुट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, इसके आगे के टॉपिक्स भी अगर आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर तरीके में, तो कीप राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ये भूलना मत. रिमेंबर टू एक्सेस द फ्री मॉक. ठीक है, और जैसे मैंने बोला है कि नेक्स्ट फ्री मॉक विल बी रिलीज्ड एट 7,800 सब्सक्राइबर्स. कैट का बहुत हाई क्वालिटी का फ्री मॉक आपको मिलेगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट.